लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीओसी केस में इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे थे। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट तुम लोगों ने पढ़ा वो आप लोगों का इंडक्टिव इफ़ेक्ट था। तो अभी हम लोग आगे अपने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट की तरफ मूव करते हैं। आज जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं दैट वुड बी इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट तुम लोगों को अभी आगे जब तुम लोग पढ़ोगे मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, या फिर और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं तुम लोगों की लाइफ में, वहाँ पे तुम लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो रूल है या फिर जो अभी मैं बता रही हूँ जो इफ़ेक्ट है, आप लोगों को ऐसा नहीं है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट के जैसे हमेशा देखने को मिलता है, नहीं, नॉट लाइक दैट। ये इफ़ेक्ट आपका कभी भी आपके मॉलिक्यूल में परमानेंटली मौजूद नहीं होता है। ये इफ़ेक्ट कब ऑब्जर्व होता है? जब आप लोगों के पास आप लोगों का जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट का वो पार्ट जिस पे अटैक होगा, अगर आपके सबस्ट्रेट के पास क्या हो, सिंगल बॉन्ड तो ऑब्वियसली होगा, बिना सिंगल बॉन्ड के तो चलेगी नहीं ना गाड़ी। सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के सबस्ट्रेट की। अब जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास बहुत सारी डबली बॉन्डेड स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी ट्रिपली बॉन्डेड स्पीशीज़ हैं, और तुम ये कह रहे हो कि क्या इनके अंदर अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेटिव है क्या, या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इनके अंदर अभी है, तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर मान लेते हैं कोई स्पीशीज़ एज इट इज़ बस रखी हुई है, कोई भी डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज़ या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशीज़ ऐसी बस पड़ी हुई है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। याद रखोगे, उसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। अब अगर इस सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में, इस सबस्ट्रेट के लेट्स से कांटेक्ट में कोई एक रिएजेंट आता है, रिएजेंट का मतलब एक ऐसी स्पीशीज़ जो अटैक करती है, ठीक है, अगर इस सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में कोई एक रिएजेंट आता है तो रिएजेंट क्या करता है, आप लोगों के ये जो सबस्ट्रेट के अंदर डबल बॉन्ड और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पास क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवा देगा, मूवमेंट को स्टार्ट करवा देगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, क्या ये अपने आप शुरू हुई थी क्या? नहीं, ये जब रिएजेंट आया, जब रिएजेंट ने सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक किया, तो उसके अटैक करने की वजह से ये जो पाई बॉन्ड का मूवमेंट है या पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ये शुरू हुआ। बस इसी पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से एक तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और एक तरफ क्या क्रिएट होता है, निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और इसी पॉजिटिव चार्ज और इसी निगेटिव चार्ज के क्रिएट होने को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। बराबर यही वाली चीज़ आप लोगों की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाती है। बट क्या ये इफेक्ट आपको हमेशा देखने को मिलता है क्या? नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर तुम लोगों से ये कहा कि मेरे पास मान लो CH3 है, ठीक है, ये सिचुएशन है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट EE ऑब्जर्व होगा? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की जो सबसे पहली फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आप लोगों को मॉलिक्यूल के पास या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के पास डबल बॉन्ड या मॉलिक्यूल के पास सिंगल बॉन्ड है तो ही, सॉरी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहाँ दिखने को मिलेगा। मान लेते हैं तुम किसी को ले आए ClCH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं इसमें पूछ रही हूँ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, तो तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि अभी फिलहाल तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं है। तो ये अगर आपने इसका जवाब क्या दिया, सिंस यहाँ पे आपके पास कोई भी रिएजेंट नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी इफेक्टिव होता है, तभी आपको ऑब्जर्व होता है जब उस सबस्ट्रेट पे कोई रिएजेंट अटैक करे, या फिर मैं ये कहूँ कि वो जो पर्टिकुलर है, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की क्या होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की रिएजेंट के प्रेजेंस में होनी चाहिए। तो यहाँ तो कोई रिएजेंट ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट फिलहाल आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे रिएजेंट होता,
ठीक है, इफ देयर वॉज अ रिएजेंट, तो ऐसे केस में क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको दिखता? बिल्कुल, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट फिर देखने को मिलता। तो यही होता है, ठीक है, कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट के प्रेजेंस में ही देते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग कभी भी अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है, बराबर उनके अंदर उनकी वो मतलब क्या कहते हैं, औकात ही नहीं है क्या करने की, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शो करके देने की। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब शो होगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब शो होता है जब हम लोगों के पास क्या हो, आप लोगों के पास क्या हो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आप लोगों के पास क्या हो, एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग आपके पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए, एक रिएजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके पास ऐसा कोई रिएजेंट है, ठीक है, ऐसा कोई रिएजेंट है और ऐसा सबस्ट्रेट भी है, तो वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, आप लोगों का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अकेला सबस्ट्रेट ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो कर पाएगा, अकेला रिएजेंट ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देगा। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो वो कॉम्बिनेशन आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देगा। जैसे इंडक्टिव में क्या था कि इंडक्टिव में अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर दिख रहा है, तो आप वहाँ पे रिएजेंट डालो या आप वहाँ पे रिएजेंट नहीं डालो, आप लोगों को वहाँ पर जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमेशा दिखेगा। बट इलेक्ट्रोमेरिक में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोमेरिक में ये तभी अकर होगा, ये वाला इफेक्ट, जब आप लोगों के पास क्या होगा, रिएजेंट होगा। इट टेक्स प्लेस ओनली, दो कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, प्रेजेंस होना चाहिए किस चीज़ का, आप लोगों के रिएजेंट का। रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट का वो पार्ट जो अटैक करता है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप लोगों के पास डबल या फिर ट्रिपली बॉन्डेड क्या होना चाहिए, आपका सबस्ट्रेट होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन मैच करेगी तब आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको वहाँ पे क्या होगा, देखने को मिलेगा। बराबर, ये सिचुएशन है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मान लेते हैं आपके पास पहले रिएजेंट था, इमेजिन ये आप लोगों का सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस सबस्ट्रेट के पास नो रिएजेंट, इसके पास फिलहाल कोई रिएजेंट नहीं है। और अगर कोई तुमसे पूछेगा क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, तुम बोलोगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं है। फिर मैं तुमसे कहा कि चलो एक काम करो, इस सबस्ट्रेट के पास तुम रिएजेंट ले आओ। तो अगर ये सबस्ट्रेट, अभी मान के चलते हैं डबली और ट्रिपली बॉन्डेड है, और अगर ये सबस्ट्रेट रिएजेंट आ गया, तो रिएजेंट आने के बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देगा, बिल्कुल देगा। फिर तुमने क्या किया, रिएजेंट को रिमूव कर दिया, किसी प्रोसेस के वाया आपने रिएजेंट को वहाँ से रिमूव कर दिया। तो एज सुन एज तुम रिएजेंट को रिमूव करोगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वापस से गायब हो जाएगा। यानी कि अगर ये एक परमानेंट इफेक्ट होता, तो परमानेंट इफेक्ट का काम कैसा रहता है कि एक बार अगर वो शुरू हो चुका है तो फिर वो शुरू ही रहता है, ऐसे कभी रहेगा कभी गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। बट यहाँ ऐसा नहीं है, जितने वक्त तक आपका रिएजेंट वहाँ मौजूद रहेगा उतने ही वक्त तक आप लोगों का क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग कौन सा वाला इफेक्ट कहते हैं, इट इज़ अ टेम्पररी पोलराइजिंग इफेक्ट। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव या फिर जो निगेटिव पोल्स क्रिएट होते हैं, ये पॉजिटिव या निगेटिव पोल्स आप लोगों के कैसे क्रिएट होते हैं, टेम्पररीली क्रिएट होते हैं, बराबर परमानेंट नहीं होते इंडक्टिव इफेक्ट के जैसे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप सबस्ट्रेट ले रहे हो, उस सबस्ट्रेट के पास मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर क्या होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। ये दो कंडीशंस तुम्हें कभी नहीं भूलनी है, ठीक है, ये दो कंडीशंस तुम्हें कभी नहीं भूलनी है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा है, किस तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप लोगों के इंडक्टिव इफेक्ट से अलग है। अब जैसे पहले अपन लोग इसको कुछ एग्जाम्पल्स के वाया समझते हैं, और फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के जो टाइप्स होंगे हम उस टाइप्स पे बातचीत करेंगे। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स थे, प्लस आई माइनस आई, वैसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के भी दो टाइप्स रहेंगे, ठीक है, प्लस ई और माइनस ई। इसके बाद एक तीसरा इफेक्ट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस के बारे में हम जानेंगे, वो भी दो टाइप के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। फिर एक चौथा टाइप का इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, वो प्लस या माइनस नहीं होता। बेसिकली मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत पसंद है, अब बहुत ही सुलझा हुआ प्यारा सा एकदम
कंसेप्ट है आप लोगों का। इमेजिन करो आपके पास कोई भी एक डबल बॉन्डेड लेट्स से सिस्टम है, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड सिस्टम इमेजिन करते हैं आप लोगों के पास एक सिंपल सा है इथीन, सबसे सिंपल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो सिग्मा बॉन्ड को आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने सिग्मा बॉन्ड को तोड़ दिया, पहली बात तो पाई बॉन्ड के होते हुए पहले सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता। दूसरी बात, अगर तुमने सिग्मा बॉन्ड को तोड़ दिया तो ऐसे में तो वो जो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो उनको आपस में जोड़े रखा है, वो ही आप तोड़ चुके हो। तो ऐसे में तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो देयरफॉर आप सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ते। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें आपने क्या किया, एक रिएजेंट डाला। अब मान के चलते हैं आपने कोई भी फिलहाल चलो रिएजेंट डाला, लेट्स से रिएजेंट को मैं यहाँ पर फिलहाल सिंबल से डिनोट करती हूँ R राइट नाउ। तो होगा क्या, आपने अभी जो फिलहाल सबस्ट्रेट लिया है, ये सबस्ट्रेट आप लोगों का कैसा है, ये एक सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है। ये जो आपने फिलहाल सबस्ट्रेट लिया है, ये आप लोगों का कैसा सबस्ट्रेट है, एक सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है। अब क्योंकि ये आप लोगों का एक सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है, तो सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट के होने का फ़ायदा क्या है कि जो एटमॉस्फेयर इस CH2 को मिल रहा है, वही सेम एटमॉस्फेयर आपके इस CH2 को भी मिल रहा होगा, समझ रहे हो। जो एटमॉस्फेयर आपके लेफ्ट हैंडेड CH2 को मिल रहा है, वही सेम एटमॉस्फेयर आपके राइट हैंडेड CH2 का भी है। मतलब बेसिकली दोनों सेम टू सेम है। तो ऐसे में जब मैं क्या करूँगी, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पिंक डॉट वाले दो इलेक्ट्रॉन्स, इनको जब मुझे शिफ्ट कराना है, तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं राइट वाले CH2 पे शिफ्ट कराऊँ कि लेफ्ट वाले CH2 पे शिफ्ट कराऊँ। क्यों? क्योंकि दोनों ही CH2 इक्विवेलेंट है। तो ऐसे में मान कर चलते हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले CH2 पे ट्रांसफ़र करवा देती हूँ। ये मेरा मन कर रहा है, मेरा। तुम चाहते तो लेफ्ट में भी शिफ्ट करा सकते थे राइट नाउ, जो कि सिमेट्रिकल है। तो ऐसे में शिफ्ट करा देने के बाद की सिचुएशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। कैसा होगा बाद की सिचुएशन, आप लोगों के पास CH2 रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, CH2 रहेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के राइट वाले कार्बन पे शिफ्ट हुए हैं। तो बेचारे उस कार्बन पे मैंने दो डॉट से इलेक्ट्रॉन शो कर दिए और उन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि लेफ्ट वाले को कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसे में उस बेचारे के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कि एक पोलैरिटी डेवलप हो गई मॉलिक्यूल के अंदर, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस, इसी को पोलैरिटी कहते हैं। एक पोलैरिटी डेवलप हो गई एक मॉलिक्यूल के अंदर। बट ये पोलैरिटी क्यों डेवलप हुई, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द रिएजेंट। इफ देयर वर नो पाई इलेक्ट्रॉन्स देन नो इफेक्ट, इफ देयर वॉज नो रिएजेंट देन देयर वुड बी नो इफेक्ट। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। अब मान कर चलो तुम में से किसी को राइट हैंडेड कार्बन अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंडेड कार्बन अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल क्योंकि मेरा जो ये मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आप ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो। सिमेट्रिकल चीज़ में आप कहीं भी शिफ्ट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस एक को पॉजिटिव मिल जाएगा और एक को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की पहली बात तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, ये क्या कहलाती है आप लोगों की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाती है। लेकिन कई बार कैसा होता है, आप लोगों का ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ रहता है ये सिमेट्रिकल नहीं होता, ठीक है। कई बार ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है ये सिमेट्रिकल नहीं होता। अब अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो हमें अपना छोटा सा ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हम कहाँ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान कर चलो कि आप लोगों को ये चीज़ ऐसी दी हुई है, एक मिनट, ठीक है, ये मान लेते हैं आप लोगों को ये चीज़ ऐसी दी हुई है, एक मिनट, ठीक है। मान लो ये चीज़ आपको ऐसी दी हुई थी कि CH3 है, उसके बाद आप लोगों के पास CH है और उसके बाद क्या है, आपके पास डबल बॉन्ड CH2 है। अच्छा, 1 मिनट का ब्रेक लगेगा, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे मेरे सामान को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी जगह, बेसिकली मुझे खुद को शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 मिनट को।
ठीक है, वापस से कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया है, वो मॉलिक्यूल आप लोगों का सिमेट्रिकल नहीं है। अब अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होगा ना, तो आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन का प्रयोग करना पड़ेगा ये डिसाइड करने में कि इलेक्ट्रॉन्स की मैं शिफ्टिंग कैसे करूँ। अभी आगे तुम लोग एक रिएक्शन पढ़ोगे, मार्कोनी रिएक्शन। उस मार्कोनी और एंटी मार्कोनी में तुमको ये चीज़ सिखाई जाएगी, बल्कि यही चीज़ सिखाई क्या जाएगी, अभी सीख लोगे तो उस वक्त सिखाने की मुझे नीड नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिचुएशन ऐसी दी है, CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ क्या डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है। क्या डिफरेंस है? इस वाले पार्ट के पास देखो, लेफ्ट हैंडेड वाले के पास CH3 आ चुका है और राइट हैंड वाले के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, राइट हैंड वाले के पास कुछ भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब ऐसे केस में आप लोगों को अब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करानी है। अब मान लेते हैं कोई रिएजेंट आया, रिएजेंट अटैक किया। हम और एग्जांपल्स लेंगे, बट फिलहाल मान के चलते हैं कि सिंपली एक रिएजेंट आया और रिएजेंट अटैक किया। तो रिएजेंट के अटैक करने से क्या होगा, आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेट्स से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करवाना था। राइट वाले कार्बन पे भेजूँ कि लेफ्ट वाले कार्बन पे भेजूँ? मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, बट मैं किस डायरेक्शन में भेजूंगी? तो मुझको इसके लिए जो ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप का मुझे नेचर पता होना चाहिए। जो लास्ट क्लास में आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाना, उस इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से मुझे इसका नेचर पता होना चाहिए। तो CH3 कैसे ग्रुप होते हैं? ये +I ग्रुप होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स क्या करना, डोनेट करना। ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। किसे डोनेट करेंगे? जिनसे ये अटैच्ड है। यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर रहे हैं, CH को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या मैं कुछ देर के लिए ये अज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा CH3 मेरे आगे वाले कार्बन यानी कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो बेसिकली मतलब भले ही परमानेंट मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है, बट उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या है, बाजू वाले दूसरे कार्बन यानी कि CH2 के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। इस चीज़ को साथ साथ लिखते चलते हैं, अदरवाइज भूल जाओगे। क्या हो रहा है कि CH3 आपका +I इफेक्ट करता है, +I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, बट इस CH2 से कोई भी दूसरा ग्रुप अटैच नहीं है। नो अदर ग्रुप्स आर अटैच्ड। ठीक है, कोई भी आपके दूसरे ग्रुप्स यहाँ पे अटैच नहीं है, कोई भी दूसरे ग्रुप अटैच नहीं है। क्योंकि इससे कोई दूसरे ग्रुप अटैच नहीं है, सो देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि इस CH2 के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल रहा। नो इलेक्ट्रॉन्स, नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, उसको कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रिसीव नहीं हो रहे। लेकिन जो लेफ्ट हैंड वाला कार्बन है CH, उसको तो मिल रहे हैं CH3 की वजह से। तो बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा CH वाला कार्बन है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी किसके ऊपर, CH2 के ऊपर। बिल्कुल। अब बात आती है पाई बॉन्ड को तोड़ने की। तो अगर आप पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स किसी एक के पास भेजने हैं। तुम ये सोचो, जिसके पास पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्यों आपके पास और इलेक्ट्रॉन्स लेगा? ठीक है, मतलब ये वाला जो कार्बन है ये ऑलरेडी क्या है, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है। और जो बेचारा ये वाला कार्बन है ये कैसा है, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन ये क्या है, डिफिशिएंट है। तो ऐसे में व्हेन यू ब्रेक, जब आप क्या करोगे, उस पाई बॉन्ड को आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होगी वो अब मुझे बताओ किसके तरफ होनी चाहिए? तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि टूवर्ड CH2। बेसिकली मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलेंगे, CH2 को मिलेंगे। सो देयरफॉर आप लोगों का जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वाला स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा दिखेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था। ठीक है, अच्छा, और इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स ये किसकी तरह शिफ्ट हुए, इसकी तरह शिफ्ट हुए, राइट। अच्छा, तो इससे क्या हो गया, जिसको इलेक्ट्रॉन्स मिले
उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और जिसको नहीं मिले उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। सो दिस वुड बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो ये रिएजेंट की वजह से हुआ, अपने आप कभी यह मॉलिक्यूल इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव शो नहीं करता। हाँ, रिएजेंट बाद में जाके उस पोजीशन पे अटैच भी होता है, बट राइट नाउ मैं तुम लोगों को सिर्फ ये लिखना सिखा रही हूँ कि किस तरह से तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की क्या करनी है, शिफ्टिंग करानी है। तुम कैसे डिसाइड करोगे कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, ऐसा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन और दिया है, CH3 CH2, फिर यहाँ पे है CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। अब तुम लोगों के पास पहले तो डबली बॉन्डेड सिस्टम का है, ये है आप लोगों का डबल बॉन्ड, और ये है उस डबल बॉन्ड के आजू बाजू के कार्बन्स, समझ रहे हो? ठीक है। अभी क्या ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है? क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं। पहला पॉइंट, ये आप लोगों की एक अनसिमेट्रिकल स्पीशीज है। अगर ये तुम लोगों की एक अनसिमेट्रिकल स्पीशीज है तो इतने तो तुम श्योर होगे ही कि अगर अब पाई इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ा जाए तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ कराना है, लेफ्ट कराना है कि राइट कराना है, इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। मतलब कहीं पे भी करा दो नहीं चलेगा, बराबर आपको सोचना पड़ेगा। अब कई लोग ना इसको रट लेते हैं कि देखो ये ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक ना फेल हो जाएगी। कैसा रहता है, अगर तुम बोर्ड्स का सिलेबस कर रहे हो तो वो ट्रिक विरिक काम आती है, क्योंकि उनके जो सिलेबस है वो इतना शॉर्ट रहता है और सवाल भी इतने आसान होते हैं। अभी रिसेंटली JEE मेंस में आई डोंट नो कौन से डे, आई थिंक सेकंड डे का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट नहीं आफ्टरनून शिफ्ट वाला तो जो था, उनको एक सवाल आया था मार्कोनी का, जो मैं मार्कोनी बोल रही हूँ ना, इसका सवाल आया था। तो अपने यहाँ मतलब एक स्टूडेंट है जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, उसने भी पेपर दिया, ऑलमोस्ट सभी देते हैं। वो बड़े खुशी खुशी बता रहा था कि मैडम देखो मैंने ऐसा मार्क करके आया। वैसे वो गधा है, क्योंकि मैं कभी ऐसा भेदभाव नहीं करती पढ़ाई देते वक्त कि नहीं यार देखो इसको रट लो या ऐसा कर लो। वो गधे लोग कैसे होते हैं, उनमें उनका एटीट्यूड कैसा रहता है कि अरे यार जो बोर्ड्स में दिया गया किताब में ट्रिक, हम ट्रिक पढ़ेंगे। तो उसने क्या किया, जैसा बोर्ड्स की किताबों में लिखा रहता था कि जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसने मार्कोनी सॉल्व कर दिया। अब उसी के साथ का एक दूसरा इंसान भी था जिसका उसी दिन पेपर था, उसने लेकिन वैसे नहीं किया। उसने बराबर पूरा लॉजिक के साथ किया कि मार्कोनी में सबसे पहले उसने कार्बोकैटायन और ये मतलब प्लस माइनस क्रिएट करवाया, फिर उसके बाद उसने एक पार्ट पे स्टेप में रिएजेंट लगवाया, फिर देखा कि कार्बोकैटायन तो शिफ्ट कर सकता है, फिर उसने कार्बोकैटायन को शिफ्ट करवाया और फिर उसने क्वेश्चन लिखा। मतलब बेसिकली कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग कराई। और बोर्ड्स की जो किताबें होती हैं वो मार्कोनी को कैसे सॉल्व करवाती हैं, बिना कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग कराए, जहां बन रहा है वहीं पे लगा दे भाई, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है उनका लॉजिक। तो ऐसे में रट्टू तोते समान ट्रिक के हिसाब से काम करोगे ना तो ट्रिक आर जस्ट वेस्ट, ये बेकार है। कहीं कहीं जगह काम हो सकती है, बट यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल करना, लॉजिक्स आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, चलो अब यहाँ सोचते हैं ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके आजू बाजू के, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उनके आजू बाजू का चेक एटमॉस्फेयर अराउंड देम। आप उनके आजू बाजू का क्या करो, एटमॉस्फेयर क्या करो, चेक करो। अच्छा चलो ठीक है, चेक करते हैं उनके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर। जैसे कि ये है CH3 CH2 और ये है आप लोगों का CH3। अब मुझे बताओ, जो तुमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है लास्ट क्लास में, CH3 है और राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या है आपका CH2 CH3 है। ये वाला CH3 भी प्लस आई इफेक्ट देगा और ये दोनों मिलके भी आप लोगों का क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट देंगे। तो बेसिकली कोई भी कार्बन की जो चेन होती है ना वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट ही देती है, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा है कि राइट हैंड साइड में ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CH को। लेफ्ट हैंड साइड में CH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है CH को, लेकिन एट द सेम टाइम CH3 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है आप लोगों के CH को। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कार्बन दे रहा है और यहाँ पे दो दो कार्बन मिलके इसको इलेक्ट्रॉन दे ले। भले ही दूसरे कार्बन का जो कंट्रीब्यूशन है इंडक्टिव इफेक्ट में कैसा रहता है, आप जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते हो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। बट तुम ये सोचो कि राइट हैंड साइड में तो सिर्फ एक नहीं दिया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो दो दो लोगों ने दिया। कम से कम कुछ तो ज़्यादा है, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा हो लेकिन कुछ तो ज़्यादा है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का ग्रुप है CH3 CH2, इस CH3 CH2 का जो आई इफेक्ट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। तो ऐसे में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे,
लेफ्ट वाले CH के पास कि राइट वाले CH के पास? सो यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो CH मौजूद है उसमें ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड के CH पे। ठीक है, इसका मतलब अगर इस पे डेंसिटी ज़्यादा है तो ये रिच स्पीशीज़ है, और इस बेचारे पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो ये कैसी स्पीशीज़ है? ये डिफिशिएंट स्पीशीज़ है। अब मान लेते हैं आप लोगों को पाई इलेक्ट्रॉन्स तोड़ने के हैं। आप चाहते हो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ब्राउन कलर के ये टूट जाए, तो मैं इसको बताओ कहाँ तोड़ूंगी, मैं किस तरफ दूंगी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ दूंगी? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, किसकी तरफ मूव करेंगे? जो बेचारा डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट कौन है? राइट हैंड साइड वाला CH है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या होगा? राइट हैंड वाले CH को ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ऐसे, समझ रहे हो? तो अगर ऐसा हुआ तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसा लिखेंगे अपन? इसका आंसर क्या होगा? CH3 CH2 CH, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH और उससे कनेक्टेड था CH3 और उसके ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये ऐसे, मतलब आप लोगों को मूवमेंट किस डायरेक्शन में करानी है ये आप लोगों को ऐसे समझना होगा कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, और जिसके पास इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको और इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है आपके। तो जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, जिसको सही में पैसों की नीड है, जाकर उसको दान करो तो अच्छा रहेगा, ना कि ऐसे इंसान को जो ऑलरेडी बहुत रिच है उसको पैसे देके तुम्हें क्या मिलेगा फिर। अच्छा, अब आते हैं एक और क्वेश्चन में। अब ज़रूरी नहीं होता है कि आपके मॉलिक्यूल के आजू बाजू का एटमॉस्फेयर हमेशा प्लस आई वाला ही हो। जैसे मानकर चलो CH डबल बॉन्ड CH होता, यहाँ से Cl कनेक्टेड है और मान लो यहाँ से CH3 कनेक्टेड है। अब क्या करोगे? तो यहाँ पे साफ साफ तुम्हें समझ में आना चाहिए कि CH3 भैया प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन जो Cl है वो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो इन दैट केस ये वाला जो CH है इसको तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं CH3 की मदद से, ये देखो इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, तो ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और लेकिन जो बाजू वाला ये राइट हैंड वाला CH है, इस बेचारे के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसको Cl ने खींच लिया, मतलब Cl ने वो गरीब था, गरीब से उसको और गरीब बना दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया। अब बताओ, मैं अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करूँ, ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्रेक करूँ तो किस तरफ मुझे पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करानी चाहिए? जो डेफिशिएंट है, मतलब ये ऐसे मूवमेंट होगी। और अगर ये मूवमेंट ऐसे होगी तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी आप लोगों की? CH3 यहाँ पे आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये आ जाएगा आपका CH और ये Cl। जिसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिसको नहीं मिले हैं उस बेचारे के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ऐसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में काम करते हो कि आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और जब आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के होने की वजह से आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवाते हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली शिफ्ट कराते हो। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स रखे रखे शिफ्ट नहीं होंगे। मानकर चलते हैं आप लोगों के पास प्रोपीन एक डब्बे में रखी हुई है, आप ऐसा सोचोगे कि प्रोपीन जो डब्बे में रखी है, वैसे प्रोपीन डब्बे में नहीं रखी जा सकती, बट लेट्स से प्रोपीन मान लेते हैं डब्बे में रखी हुई है, तो डब्बे में रखी हुई प्रोपीन को अगर आप इमेजिन करोगे कि हाँ प्रोपीन तेरा जो डबल बॉन्ड या जो तेरा सिंगल बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा, शिफ्ट कर रहा होगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, वो नॉन पोलर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई रिएजेंट नहीं है। जब वो रिएजेंट के कांटेक्ट में आएगा तब ऐसा होगा। अच्छा, एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल इस आपके क्वेश्चन में बहुत ही फेमस होता है। जैसे मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का सिस्टम दिया है, 1 मिनट, ऐसा नहीं, इसको कर लो। मान लेते हैं ये एक ऐसा सिस्टम दिया है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि NO2 क्या है, तो ये तो तुम भी जानते हो कि NO2 माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जो Cl है वो भी क्या है? माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचता है। मतलब इस बार दोनों के दोनों मिलकर वो जो डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाले कार्बन है दोनों से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, बट हमको अब ये डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है।
तो उसके लिए आपको -I की सीरीज आनी चाहिए कि कौन ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, -I किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब ऐसे में NO2 जो होता है उसका -I Cl के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो NO2 है इसका जो -I होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू -I ऑफ व्हाट Cl। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो NO2 है इस वाले कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये बेचारा ज़्यादा डेफिशिएंट होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राइट हैंड साइड वाला डेफिशिएंट नहीं होगा, राइट हैंड साइड वाला भी डेफिशिएंट होगा क्योंकि क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट कंपैरेटिवली वो आपके लेफ्ट हैंड वाले के कंपेयर में राइट हैंड वाले का जो इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी है वो पुअर है, तो वो लेस डेफिशिएंट होगा। तो हम लोग हमेशा अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ शिफ्ट कराते हैं, जो ज़्यादा डेफिशिएंट होता है तो इसकी तरह शिफ्ट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों का कैसा बनेगा, ये बनेगा NO2 तो था, CH इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका Cl। ठीक है, तो आगे आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस में जब भी तुम लोगों को ये डिसाइड करना रहे कि मैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को तोड़कर किसकी तरफ शिफ्ट करवाऊं, तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है। ठीक है, ये लॉजिक्स आप लोगों को लगाने हैं बराबर। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे टाइप्स ऑफ आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। तो जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई अल्डिहाइड आपको गिवन है, लेट्स से मैंने तुमको एक अल्डिहाइड दिया RC≡O और यहाँ पर है H, इसी को अल्डिहाइड कहते हैं। अब यहाँ पर क्या सबस्ट्रेट के पास डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अब यहाँ पे आया एक रिएजेंट, अब रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, आपको इस पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करानी है। तो यहाँ तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कहाँ करानी है, साफ साफ दिख रहा है R है। R का मतलब होता है कार्बन की चेन। मुझे नहीं पता कि कार्बन की चेन कितने की है, बट है कार्बन की चेन, और कार्बन की चेन कैसा इफेक्ट शो करती है, +I करती है। तो बेसिकली ये जो कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन, राइट। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन है वो कंपैरेटिवली क्या हो चुका है, +I इफेक्ट की वजह से वो डेफिशिएंट हो गया है। हाँ, ये बात बराबर है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे, बट वो लोन पेयर तो उसके खुद के हैं ना। जो चीज़ उसके पास पहले से उसकी खुद की है उसको मैं नहीं ले रही हूँ काउंटिंग में। जो मिल रहा है, मिलने की वजह से जो उसके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं, लेट से तुम्हारे जेब में 5 रुपये हैं और तुम्हारी बहन के जेब में भी 5 रुपये, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी बहन को 2 रुपये दे दिए और तुम्हें कुछ नहीं दिए, तो क्या तुम भिखारी हो क्या? नहीं, तुम्हारे पास पैसे हैं, बट जो नए पैसे मिले उस नए पैसे में तुम्हें कुछ नहीं मिला। तो कंपैरेटिवली तुम उसके रिस्पेक्ट में अगर देखो तो तुम क्या हो, एक तरीके से डेफिशिएंट स्पीशीज हो, राइट। तो ऐसे में होगा क्या, आपका जो कार्बन है वो रिच है क्योंकि उसको +I से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। तो जो डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो भी उसी की तरफ होता है, यानी कि ये ऐसा होगा। और अगर ये ऐसा हुआ तो ये चीज़ कैसी दिखने वाली है, R से कनेक्टेड है C से कनेक्टेड है H, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ पे अब देखो कितने लोन पेयर तो पहले से 2 थे, एक और शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जहाँ को कुछ नहीं मिला उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी अगर कोई तुमसे पूछे कि आपने लास्ट क्लास में जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और जो आपने आज की क्लास में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है, इन दोनों में आपको क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो क्या जवाब दोगे? पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों का एक परमानेंट इफेक्ट होता है, चाहे मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड हो या डबल नहीं हो, उससे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहता है मतलब रहता है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये आप लोगों का टेम्पररी इफेक्ट है, इसमें मॉलिक्यूल के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने के अलावा रिएजेंट भी होना चाहिए। अगर रिएजेंट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में मूवमेंट होता है, किस चीज़ का मूवमेंट होता है, आप लोगों के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, राइट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है
इसमें जो मूवमेंट होता है ये किसका मूवमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को तो भैया टच भी नहीं किया जाता है, ठीक है, इसमें टच भी नहीं किया जाता है। अच्छा, अब आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होते थे, पार्शियल पॉजिटिव एंड आपके जो पार्शियल निगेटिव चार्जेस थे वो जनरेट होते थे, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल निगेटिव चार्ज क्रिएट होते थे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट होता है, तो इसमें पॉजिटिव मतलब कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ये एक आपका थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आप और क्या क्रिएट कर सकते हो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये कैसा इफेक्ट होता है, कमजोर, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये कैसा इफेक्ट होता है, स्ट्रांग, भले ही ये टेम्पररी है बट ये इफेक्ट रहता कैसा है आप लोगों का, स्ट्रांग। तो जिस प्रकार से तुम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, प्लस आई माइनस आई, तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रही हूँ। एक होता है आप लोगों का प्लस ई वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा होता है आप लोगों का माइनस ई ये वाला आप लोगों का क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये ऐसे समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब व्हाट डू यू मीन बाय प्लस ई माइनस ई, जैसे हमने वहाँ सीखा था कि इंडक्टिव का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है व्हाटएवर, बट यहाँ पे प्लस ई या माइनस ई का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे, डेफिनेशन हम आखिरी में लिख लेंगे उसके, ठीक है। अच्छा, जैसे मानकर चलो मैं एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ। रीजन, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेकर कंसेप्ट सिखाना था वो मैं ऑलरेडी ऊपर सिखा चुकी हूँ। तो अभी मुझे तुम्हें सिर्फ प्लस ई और माइनस ई के बीच का अंतर समझाना है, तो उसके लिए सिंपल एग्जाम्पल काफ़ी है। तो ये देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने जस्ट अभी अभी यही सेम केस ऊपर डिस्कस किया है। अब मान लेते हैं कोई एक रिएजेंट आया, अब मैं हमेशा रिएजेंट को मैं क्या लिखती थी, R R R R, इस बार मैंने रिएजेंट का नाम लिख दिया HBr, मैंने इस बार रिएजेंट का नाम लिख दिया HBr। पूरी दुनिया जानती है कि इस रिएजेंट HBr में H पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा होगा और Br निगेटिव चार्ज बियर कर रहा होगा, बराबर ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो शांत दिमाग से, पता है कि डबल बॉन्ड दिख रहा है कि रिएजेंट है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करना है। कैसे करेंगे आप, यहाँ पर सादी तरीके से बहुत ही प्यार से क्या करो, जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन है पहले उन पे पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस आप क्रिएट कर लो। मैं तो हमेशा यही सजेशन देती हूँ कि पहले आप चार्जेस क्रिएट कर लो, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करने, चार्जेस क्रिएट करने, कर लो भैया चार्जेस क्रिएट। ऊपर मैंने चार्जेस क्रिएट करना सिखाया है, इसीलिए वही सेम प्रवचन में वापस से रिपीट नीचे नहीं कर रही हूँ, बल्कि यही एग्जाम्पल लेके सिखाया था स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा आप लोगों का निगेटिव, राइट। अच्छा, सेकेंड स्टेप आप ये करो कि अब आपके जो रिएजेंट है उस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट कहाँ लगा दो, जो सबस्ट्रेट का निगेटिव है, और जो रिएजेंट का निगेटिव है वो कहाँ लगा दो, सबस्ट्रेट के पॉजिटिव के पास, मतलब बेसिकली अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसे में ये चीज़ कैसी हो जाएगी, ये देखो ये चीज़ कुछ ऐसे में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी कि आप लोगों का जो रिएजेंट का Br था वो यहाँ आके लग जाएगा और जो रिएजेंट का H था वो यहाँ आके लग जाएगा, समझ रहे हो। ये हुआ मतलब बेसिकली रिएजेंट जाके सबस्ट्रेट से चिपक गया, रिएजेंट जाके सबस्ट्रेट से क्या हो गया, चिपक गया। रिएजेंट क्या हो गया, आप लोगों के सबस्ट्रेट से जाके चिपक गया। इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म आगे GOC2 में हम सीखेंगे। GOC2 में हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, इन तीनों रिएक्शन के मैकेनिज्म हमें डिटेल में सीखनी है, ठीक है। तो वहां पे आप सीखोगे और बेसिकली ये मार्कोनी का ही एग्जाम्पल है, बट राइट नाउ मुझे तुम्हें सिर्फ प्लस ई और माइनस ई सिखाना है। तो अभी तुमने इससे क्या शिक्षा ग्रहण की कि आप लोगों का जो भी रिएजेंट था वो रिएजेंट के जो दो पार्ट्स होते हैं, रिएजेंट के पास एक पॉजिटिव पार्ट होता है और रिएजेंट के पास एक कैसा पार्ट होता है, निगेटिव पार्ट होता है। वो पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट क्या हो गया, आप लोगों का जाके अटैच हो गया, वो पॉजिटिव या निगेटिव पार्ट जाके अटैच हो गया। तो अभी तक मैं तुम्हें कैसे सिखा रही थी कि भैया तुम क्या करो, सिर्फ क्या कर लिया करो, चार्ज क्रिएट कर लिया करो, बट चार्ज क्रिएट करने के बाद आप लोगों को इस तरीके से रिएजेंट को भी अटैच करवाना होता है।
अदरवाइज रिएजेंट को अटैच नहीं करवाओगे तो फिर वो चीज़ आपकी किस काम की, कोई काम की नहीं है वो चीज़ आपकी। अच्छा, अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्लस ई इफेक्ट? लेट अस अज्यूम कि आपके पास कोई एक सिस्टम है, मान लेते हैं ये सिस्टम है, फिलहाल ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मैंने लिया है ताकि हमें को टेंशन ना हो। ये मेरा रिएजेंट है ई पॉजिटिव, मैं जिस रिएजेंट को इस क्वेश्चन में यूज कर रही हूँ वो कौन है, ई पॉजिटिव। अच्छा, अब क्या होगा, सबसे पहली स्टेप आपने चार्ज क्रिएट किया, क्योंकि मेरा गिवन क्वेश्चन सिमेट्रिकल है तो आप कहीं पे भी चार्ज क्रिएट कर लो पॉजिटिव, कहीं पे भी नेगेटिव, इससे ढेला भर का फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकेंड स्टेप में आपको रिएजेंट को अटैच करवाना है। आपका रिएजेंट खुद कैसा है, पॉजिटिव है, तो अगर रिएजेंट खुद आप लोगों का पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है कि आपका रिएजेंट कौन से पार्ट पे जाके अटैच होना पसंद करेगा, नेगेटिव। तो जहां नेगेटिव था वहां पे आपका ये रिएजेंट जाके अटैच हो गया। अब ध्यान से सुनना, कोई तुमसे पूछेगा कि आउट ऑफ दीज टू कार्बन्स इलेक्ट्रॉन्स किस पे मूव हुए, तो तुमने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे मूव हुए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो इस कार्बन पे हुआ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर हुआ, अकर्स हियर। अच्छा, फिर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि किस कार्बन पे आकर रिएजेंट चिपका, तो तुम बोलोगे इसी सेम कार्बन पे आपका रिएजेंट भी क्या हुआ, आकर अटैच हुआ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस कार्बन पे, कार्बन जिस पे आप लोगों का रिएजेंट जाकर क्या हो रहा है, रिएजेंट जाकर क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, एज वेल एज वो वाला कार्बन, ठीक है, जिस पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या हो रहे थे, मूवमेंट वहां पे अकर हो रहा था। ये दोनों के दोनों आप लोगों के कैसे हैं, ये दोनों के दोनों आप लोगों के कैसे हैं, सेम है। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। इसे हम लोग कैसा इफेक्ट कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट, बराबर। इसे कैसा इफेक्ट कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट, बराबर। इसे कौन सा इफेक्ट कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट। कि जब आपका रिएजेंट उसी सेम कार्बन पे जाके चिपके जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक सबस्ट्रेट है आर, यहाँ पे नहीं, नॉट आर, कार्बन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आर, इधर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। इस पे आपने एक रिएजेंट यूज करवाया। लेट्स से यहाँ पे मैं जिस रिएजेंट को यूज करा रही हूँ वो है NU निगेटिव, NU निगेटिव। सबसे पहले तो यार तुम चार्जेस क्रिएट करो, तो क्या हो जाएगा, R, यहाँ पे होगा C, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे निगेटिव। कैसे आता है, ऊपर इलस्ट्रेशंस में सिखाया है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, बराबर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, तुम खुद सोचो, तुम्हारा जो वो रिएजेंट है NU निगेटिव, वो रिएजेंट कहाँ पे आके अटैच होने वाला है, वो रिएजेंट यहाँ पे आके अटैच होगा, ये देखो यहाँ पे। और जब ये रिएजेंट यहाँ पे आके अटैच हो रहा है तो अब मुझको एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मूव हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है ऑक्सीजन पे हुई थी, ठीक है। और आपका रिएजेंट कहाँ अटैच हुआ, रिएजेंट अटैच्ड हुआ आपके कार्बन पे। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जिस एटम पर आप लोगों का रिएजेंट अटैच हुआ है वो वाला एटम आप लोगों के जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ये दोनों आप लोगों के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस ई इफेक्ट। कि आपका रिएजेंट उस पर्टिकुलर एटम को जाके अटैच होता है जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का माइनस ई इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं, माइनस ई। मैं अभी इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं सिखा रही हूँ तुम लोगों को, वो मैं सिखा दूंगी तुमको, ठीक है। बट ये होता है माइनस ई इफेक्ट। यूजुअली माइनस ई इफेक्ट्स को कौन शो करते हैं, आप लोगों के अल्डिहाइड्स या फिर आप लोगों के कीटोन्स। आगे तुम जो रिएक्शन पढ़ोगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, उसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, माइनस ई इफेक्ट देखने को मिलेगा यूजुअली, ठीक है। अच्छा, और जो आपके अल्कीन्स होते हैं, सिंपल अल्कीन्स या फिर जो अल्काइंस होते हैं, ये आप लोगों को कौन सा इफेक्ट शो करके देते हैं, प्लस ई इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर गोइंग टू शो यू प्लस ई मैकेनिज्म,
while the aldehydes and ketones are going to show you what minus E mechanism. ठीक है, ये होता है. इसको माइनस ई क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिएजेंट उस पर्टिकुलर एटम पे जाके लगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हुई थी. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हुई थी. ठीक है, और जो प्लस ई इफेक्ट होता है, ये जो आप लोगों का प्लस ई इफेक्ट होता है, जब हम आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तब मैं तुमको ये वाला पॉइंट समझा कर दूंगी. बट अभी फिलहाल इस पॉइंट को तुम ध्यान में रखोगे कि जो प्लस ई इफेक्ट होता है, इस प्लस ई इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं तो फिलहाल तुम्हें यही नहीं पता है, राइट? तो इसीलिए अभी कुछ नहीं जानना, अभी सिर्फ याद रखो. और जो माइनस ई होता है, ये होता है आप लोगों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, ये होता है आप लोगों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिज्म्स डिस्कस करते हैं. तो जब तुम इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उस मैकेनिज्म का एक पॉइंट तुमको हमेशा याद रखना होगा कि ई प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में जो उनकी फर्स्ट स्टेप होती है, वो फर्स्ट स्टेप हमेशा आरडीएस होती है. आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अभी कुछ दिनों में केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग. अभी तो फिलहाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है तुम लोगों का मॉर्निंग में. उसके बाद सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में आओगे. तो उसमें मैं बता दूंगी आरडीएस क्या है. अदरवाइज मान लेते हैं हम लोगों ने GOC 1 जल्दी ख़त्म कर लिया और GOC 2 में अगर हम जल्दी पहुंच गए तो ऐसे केस में मैं तुमको पहले ही सिखा दूंगी आरडीएस छोटे मोटे तरीके से कि क्या होता है. बट अदरवाइज आरडीएस की ज़्यादा डिटेल फीलिंग के लिए हमको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो बस यही था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. सो अगर कोई तुमसे पूछे कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिफाइन करना है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को अपनी भाषा में भी आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर आप लोगों का रिएजेंट कहाँ पे अटैच्ड हुआ है, एक ऐसे कार्बन पे अटैच्ड हुआ है जो कि वही सेम कार्बन है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई थी. ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लस ई. लेकिन जब तो आपका ट्रांसफर किसी अलग एटम पे हो रहा है और आपका न्यूक्लियोफाइल या फिर जो भी आपका रिएजेंट है वो किसी दूसरे एटम पे अगर अटैच्ड हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं माइनस ई. ठीक है, तो इसको अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो तो शॉर्ट में मैं कैसे लिखूंगी कि व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टुवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट. ठीक है, जब वो अटैकिंग रिएजेंट के टुवर्ड जाता है तो उसे आप क्या कहते हो? प्लस ई. बराबर, इसे कहते हो प्लस ई. और यही सेंड वाइस वर्स, ये याद रखना, वाइस वर्सा. और अगर वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स की जगह क्या हो जाता है? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहने लगते हैं? माइनस ई कहने लगते हैं. सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था. अब जो हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे दैट वुड बी मेसोमेरिक इफेक्ट, कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है. उसके बाद साथ ही साथ में रेजोनेंस को एक बार रिवाइज भी कर लेंगे. कई बार डाउट होता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों सेम चीज़ें हैं कि नहीं, तो उस पर भी बातचीत कर लेंगे. फिर हाइपर कंजुगेशन में आएंगे. फिर इनडायरेक्टली हमने अब जितने भी पढ़े हैं इफेक्ट्स, उन सारे इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस, उन एप्लीकेशन से क्या क्या किया जा सकता है वो सब देखेंगे. ठीक है, चलो तो अभी वाली क्लास हम लोग इस पॉइंट पे ओवर करते हैं.